गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक हैबिट्स, जिसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। अगला हमारा चैप्टर था सातवां अध्याय। इसमें इसका शीर्षक है आत्मनियंत्रण का राज। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने अमेरिका की जनता को 1971 में अपनी उस खोज से चौंका दिया जिसका संबंध वियतनाम में पिछले 16 वर्ष से चल रहे युद्ध से था। वे सेना के पास दौरा करने गए थे तो उन्होंने देखा कि 15% अमेरिकी सैनिक हीरोइन के आदी हो चुके थे। हीरोइन एक नशा होता है, हेरोइन। बाद की खोज में पता चला कि 35% सैनिकों ने इसका प्रयास किया था, जिसमें 20% को इसकी लत लग चुकी थी। आरंभ में जितना सोचा था, समस्या उससे ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इस खोज में वाशिंगटन में उत्तेजनात्मक गतिविधियों को बढ़ा दिया। स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एब्यूज़ प्रिवेंशन का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के अधीन किया गया था। इसमें घर वापस आने वाले सैनिकों को पुनर्वास कर उन्हें नशा करने से रोका जाता था। इसके अलावा उन पर नज़र भी रखी जाती थी। इस खोज में ली रॉबिन्स भी प्रभारी थे। एक निष्कर्ष ने लत की मान्य धारणाओं को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उन्होंने देखा कि हेरोइन की लत के शिकार सैनिक जब घर वापस आए तो सिर्फ 5% ही एक वर्ष में फिर आदी हुए, मात्र 12% 3 वर्ष में फिर पुरानी स्थिति में पहुंचे। दूसरे शब्दों में 10 में से 9 ने रातों रात वियतनाम की इस खराब आदत को छोड़ दिया। मतलब घर जाने का उनका एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया। वहाँ जाते ही 10 में से 9 ने रातों रात वो आदत छोड़ दी। तो एटमॉस्फेयर का इतना फ़र्क पड़ता है। इस निष्कर्ष ने पहले से चली आ रही इस मान्यता को समाप्त कर दिया कि हेरोइन का नशा स्थायी होता है और स्थिति बदली नहीं जा सकती। इसकी बजाय ली रॉबिन्स ने बताया कि हम लत को पूरी तरह छोड़ सकते हैं यदि माहौल में एकदम परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया जाए तो लत एकदम छूट जाती है। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन उन संकेतों से घिरे रहते थे। दिन भर जो चल रहा है आसपास, तो आदमी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो ही जाता है जो हेरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते थे। जो एटमॉस्फेयर था तो वो हेरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा करते थे, मतलब उसकी लत को बढ़ाते थे, या उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चलती होंगी कि जिससे उनको लगता है कि यार चलो ले लेते हैं। एटमॉस्फेयर ही कुछ ऐसा बन गया था वहाँ पे। इससे प्राप्त करना आसान था, हेरोइन मिल जाती थी। इसलिए वे लगातार लड़ाई के तनाव में थे, मतलब लड़ाई चल रही थी तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट रहता है। और ऐसे में उनकी मित्रता उन सैनिकों से हो गई जो पहले से ही नशे को ले रहे थे। तो जो पहले से ही नशे ले रहे होंगे, तो जो नए आए थे वो भी उनके साथ दोस्त हो गए उनके। और वे घर से हज़ारों मील दूर थे और घर भी दूर था, इसलिए थोड़ा रहता ही है प्रेशर, एक माइंड पे प्रेशर क्रिएट हो ही जाता है। एक बार सैनिक अमेरिका लौट जाता था तो वो खुद को उस वातावरण से अलग पाता था। तो जैसे वो घर जाता था, वो एटमॉस्फेयर चेंज होता था, वहाँ आदत में लिप्त हो जाता था। जब संदर्भ में अंतर आया तो आदत सुधर गई। इस स्थिति की तुलना नशे के आदी किसी व्यक्ति से करके देखें। कोई घर में इसका आदी होता है तो कोई दोस्तों में। वे इससे दूर होने के लिए क्लिनिक भी जाते हैं, जहाँ सारा वातावरण उन्हें आदत छोड़ने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन जब लौटते हैं तो फिर पड़ोस के लोग उन्हें उस आदत के संकेत देते हैं और वे फिर उनमें उलझ जाते हैं। अब वो छोड़ना भी चाहे तो, लेकिन पड़ोसी और आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा उनको थोड़ा सा एक वो कर देता है, क्या थोड़ा एक बूस्ट कर देता है कि चलो हाँ कर लेते हैं, क्या हो गया, थोड़ा कर लो, क्या दिक्कत है उसमें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप आम तौर पर वियतनाम के पीड़ितों के अध्ययन के उलट ही परिणाम देखते हैं। देखने में आया है कि नशे के 90% आदि ठीक होने के बाद फिर उसमें उलझ जाते हैं। 90% देखो तो ठीक होने के बाद, चाहे नशा मुक्ति केंद्र में रखो या कहीं भी रखो, 90% वापस दोबारा से लत में उलझ जाते हैं दोबारा से। वियतनाम का अध्ययन कई पुरानी सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ चुका है जो बुरी आदतों से संबंधित थी, क्योंकि इसने इस बात को चुनौती दी कि सेहत के लिए हानिकारक व्यवहार दरअसल परंपरागत रूप से नैतिक कमजोरियों से जुड़ा होता है। यदि आपका वजन अधिक है तो आप सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपको जीवन भर बोला जाता है कि आप में आत्मनियंत्रण का अभाव है। यहाँ तक कहा जाता है कि आप खराब व्यक्ति हैं। बार बार बोला जाता है इस चीज़ को। मामूली अनुशासन आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। यह विचार आपकी संस्कृति में गहराई तक बैठ रखा है।
हाल ही में एक शोध में कुछ और ही बताया गया। वैज्ञानिकों ने जब ज़बरदस्त आत्मनियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण किया तो पाया कि वे सभी उन लोगों से अधिक अलग नहीं हैं जो आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग दोनों सेम ही हैं। इसकी बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन का ताना बाना इस तरह फिर रचने में बेहतर होते हैं जिसमें किसी नायक वाली इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में वे लुभावनी परिस्थितियों में कम ही उलझते हैं, जिनमें थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रहता है तो वो थोड़ा कम उलझते हैं इन चीज़ों में, इन सिचुएशंस को खुद से दूर कर लेते हैं, या उनका माइंड इतना पावरफुल रहता है कि उनको आस पास का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम वो नहीं कर पाता है, आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, या कह सकते हैं कि मतलब उन्हें उनकी मानसिक स्थिति को हिला नहीं पाता है। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वे ही कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लेते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है। आत्मनियंत्रण के अभ्यास को करना तब आसान होता है जब इसका उपयोग नहीं किया गया हो। इसलिए यह बिल्कुल ठीक है कि आग्रह, आचरण और इच्छा शक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर तरह से सुधार लेने के तरीके अधिक अनुशासित व्यक्ति बनकर नहीं किए जा सकते, बल्कि एक अनुशासित वातावरण बनाने से ऐसा किया जाता है। ओके, तो ये कहना चाहते हैं स्पेशली कि आप अनुशासित व्यक्ति होकर ये इस चीज़ों को नहीं सुधार सकते। आप अपने वातावरण को अनुशासित करने के बाद वो चीज़ें कर सकते हैं। सहज ज्ञान के विपरीत जाने का विचार भी ज़्यादा सार्थक होता है। बस आपको एक बार यह समझना होता है कि क्या होता है जब दिमाग में कोई आदत स्थान बना लेती है। एक आदत को जब मस्तिष्क में आकार ले चुकी है, वह अनुकूल परिस्थिति में काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। टेक्सास के ऑस्टिन की थेरेपिस्ट पेटी ऑलवेट ने सिगरेट पीनी शुरू की। वे एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते हुए अक्सर सिगरेट सुलगा देती थी। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और कई वर्ष तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। दशकों बाद वे फिर घोड़े पर बैठी तो उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा इतने दिनों में पहली बार हुई। उसके संकेत अभी भी भीतर मौजूद थे। उन्होंने लंबे समय में सिर्फ उनका सामना नहीं किया था। आप देख सकते हैं कि सिचुएशन बदलते ही माइंड भी बदल जाता है। जैसे उन्होंने घुड़सवारी छोड़ी तो उसका संबंध सिगरेट पीने से था, तो जैसे घुड़सवारी छूटी तो सिगरेट भी छूट गई। अब उन्होंने दोबारा से कभी घुड़सवारी की तो अचानक उनके अंदर से सिगरेट पीने की इच्छा उत्पन्न हो गई। एक बार आदत आकार ले लेती है तो जब भी वातावरण में संकेत फिर से मिलने लगते हैं तो उन्हें करने की तीव्र इच्छा होने लगती है। ये मैं कह रहा था। यह भी एक कारण है कि व्यवहार बदलने की तकनीक उल्टी पड़ सकती है। मोटे लोगों के समक्ष वजन कम करने का प्रेजेंटेशन देकर उन्हें शर्मिंदा करने से वे तनाव में आ जाते हैं। थोड़ा एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है इमेज पे। इसका नतीजा यह होता है कि वे फिर से तनाव से निपटने की पुरानी पसंदीदा रणनीति पर आ जाते हैं, अधिक खाने लग जाते हैं। अब जब आदमी टेंशन में आ जाता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसे करता है, जैसे कोई मोबाइल देखते, रील्स देखने लग जाता है बहुत ज़्यादा, कोई ज़्यादा खाने लग जाता है, कोई सिगरेट पीने लग जाता है। तो बहुत सारे अपने फेफड़ों के धब्बेदार फ़ोटो सिगरेट पीने वालों को दिखाने से उनमें बेचैनी अधिक हो जाती है, जिससे फिर से वो एक सिगरेट ले लेते हैं। वही मैं कह रहा था। यदि आप संकेत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार कर जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। अगर आपको संकेत पता नहीं है तो आप दोबारा से लत में चले जाते हैं। ये यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं। खराब आदतें अपने आप में उत्प्रेरक रहती हैं, प्रक्रिया अपने आप को ही तैयार करती जाती है। जब भी आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं वे प्रोत्साहित हो जाती हैं। आपको ख़राब लगता है इसलिए आप जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आपको ख़राब लगता है। दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते हैं। फिर से मैं एक लाइन दोहरा लेता हूँ। आपको ख़राब लगता है इसलिए आप जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आपको ख़राब लगता है। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। टेलीविज़न देखने से आपको सुस्ती आने लगती है, इसलिए आप ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, क्योंकि आप में कुछ कर पाने की ऊर्जा नहीं रहती। अपनी सेहत की चिंता करते हुए आपको बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण आप सिगरेट पीते हैं ताकि बेचैनी कम की जा सके, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है और जल्दी आप ज़्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं। बस वही चीज़ है। यह खराब आदतों के नीचे जाने वाली सर्पीली रेखा है। आदत किस तरह से आपको पकड़ लेती है, आपके माइंड को, आपको खुद पता नहीं चलता। शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा बताया है। बाहर से कोई भी लक्षण खराब आदतों को दोहराने की इच्छा जगा सकते हैं। एक बार आप कुछ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी इच्छा इसे ज़्यादा देखने की होने लगती है। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। अक्सर हमको यह समझ में नहीं आती। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोकीन की आदत वाले लोगों में 33 मिली सेकंड इस नशे
का चित्र दिखाया जाता है तो उनके मस्तिष्क में पुरस्कार का मार्ग प्रेरित हो जाता है, जो फिर से इच्छा जगा देता है। मस्तिष्क के लिए यह गति इतनी तेज़ी से होती है कि जिसकी आदत है वह आपको यह भी कह भी नहीं सकता कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी इच्छा फिर से जग जाती है। यहाँ एक पंच लाइन है, आप आदत को रोक सकते हैं लेकिन आपके लिए उसे भूल जाना संभव नहीं रहता। एक पंच लाइन है, आप आदत को रोक सकते हैं लेकिन आपके लिए उसे भूल जाना संभव नहीं रहता। मतलब पॉसिबल नहीं है कि आपको उसको भूल जाएं। रोक भले ही सकते हैं आप, एक बार दिमाग में आदत ने स्थान बना लिया तो इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो जाता है। वो तो आप समझ सकते हैं कि एक बार हैबिट बन गई तो उसे धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, एकदम से नहीं छोड़ सकते आप। भले ही लंबे समय तक आपने उसे न किया हो, भले ही आपने कई हफ्तों दिनों या हफ्तों तक उसको यूज़ में नहीं लाया हो, लेकिन वो एकदम से नहीं छूटती। एकदम से आपको संकेत मिलेगा तो आप दोबारा से उस चीज़ को करेंगे। इसका अर्थ है कि झुकाव को रोकना एक अप्रभावी रणनीति है। बाधाओं से भरे जीवन में ज़ेन के जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। ज़ेन का मतलब सॉरी फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता। बाधाओं से भरे जीवन में ज़ेन के जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत ताकत लगती है। संक्षिप्त में बातें कहें तो आपको सुझाव को रोकने के लिए उसकी विरोधी भीतरी ताकत का प्रयोग करना होगा। लंबे समय में हम एक वातावरण में रहने वाला उत्पाद बन जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने किसी को भी अब तक नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों के साथ रहते हुए नहीं देखा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नेगेटिव है। तो आप लगातार कंटिन्यू पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव हैबिट्स को नहीं रख सकते कंटिन्यू। सबसे उचित उपाय खराब आदतों को स्रोत पर ही रोक दिया जाए। जैसे ही पहली बार वो होती है वहाँ अगर आपने उसको पकड़ लिया तो ही आदत रुक सकती है, वरना थोड़ा मुश्किल है। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यावहारिक तरीका यह है कि वह संकेत ही सामने ना आए। संकेत ही बदल दिया, अगर आपने संकेत ही सामने ना आ रहा तो आप हैबिट्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके कारण आदत हो रही है, जिस संकेत के कारण आदत हो रही थी वही ये सामने नहीं आता। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, यदि आप कोई काम होता नहीं देख रहे हैं तो आप फ़ोन कुछ समय के लिए दूसरे कक्ष में रख दीजिए। फ़ोन आप दूसरे रूम में रख दीजिए। यदि आप लगातार इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट को देखना बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ या हीन भावना आती है तो सोशल मीडिया को देखना बंद कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, जो आप में ईर्ष्या और द्वेष लाता है। क्योंकि वहाँ कंपटीशन दिखता है ना आपको कि वो ये कि मेरे फ्रेंड्स ने ये ख़रीद लिया, वो यहाँ घूमने चले गया। तो ये चीज़ें अगर हमें दिखती रहती हैं तो हमें लगता है कि यार हम खुश नहीं। तीसरा पॉइंट है, यदि आप टीवी देखने में अधिक समय ख़राब कर रहे हैं तो बेडरूम से टीवी को हटा दीजिए, टीवी को हटाई दीजिए वहाँ से। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो नए टेक गियर की समीक्षाओं को पढ़ना बंद कर दीजिए। नए चीज़ों के बारे में पढ़ना बंद कर दो। जैसे अमेज़ॉन वगैरह है, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो उनमें नए गैजेट्स दिखते रहते हैं, फ़ोन, आईफोन, अलग अलग चीज़ें दिखती रहती। तो ये चीज़ें आपका टाइम भी ख़राब करती हैं और इससे आपका अंदर एक वो भी चलता है, थोड़ा ईर्ष्या जगती है या लालच बढ़ता है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर अधिक अगला पॉइंट है, यदि आप बहुत अधिक वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कंसोल का कनेक्शन हटा दीजिए और हर बार इस्तेमाल के लिए इसे अलमारी में रख दिया करिए। अगर आप जो बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं तो आपका जो आपका जो पैड होता है खेलने वाला, जो हैंड पैड होता है, उसको अलमारी में रख दीजिए ताकि आपको बार बार उसके लिए स्ट्रगल करना पड़े निकालने के लिए। यह अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के उलट है। इसे स्पष्ट बनाने की बजाय आप इसे अदृश्य कर देते हैं। मैं भी अक्सर चकित हो जाता हूँ कि ये सरल परिवर्तन कितने प्रभावी रहते हैं। एक संकेत को हटा दें और समूची आदत ख़त्म हो जाएगी। बस एक संकेत को हटा देना, पूरी आदत फिनिश। आत्मनियंत्रण दीर्घावधि नहीं, अल्पावधि रणनीति है। आत्मनियंत्रण दीर्घावधि मतलब आत्मनियंत्रण लंबे टाइम का कोई प्रोसेस नहीं है, ये बस छोटी सी प्रोसेस है। आप अपने झुकाव या आकर्षण को एक या दो बार रोक सकते हैं। आप अपने झुकाव को या किसी भी चीज़ से अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको एक दो बार के लिए आप रोक सकते हैं बस। लेकिन हर बार इच्छा पर हावी नहीं हो सकती, लेकिन हर बार आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी सही चीज़ करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति को नए सिरे से बुनने की बजाय आप ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने में लगाएं। एक बार
जब भी आप सही चीज़ करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप काम करना चाहते हैं, अच्छा काम मतलब सही काम जो करना चाहते हैं, तो इच्छा शक्ति को नए सिरे से बुनने की बजाय तो अपने जो सेल्फ कंट्रोल है उसको नए सिरे से शुरू करके कि अब मैं करूँगा, ये करने के बजाय आप ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी है वो आप एटमॉस्फेयर बदलने में, एटमॉस्फेयर को फ्रेश करने में लगा सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण का राज है। यही एक सीक्रेट है थोड़ा सेल्फ कंट्रोल का। अपनी इच्छा आदतों के संकेत स्पष्ट रखें, अपनी अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखें। जो भी संकेत आपकी अच्छी आदतों के हैं उनको क्लियर रखिए और ख़राब आदतों के संकेत को अदृश्य कर दीजिए। मतलब जो संकेत आपको ख़राब आदतों की तरफ ले जाते हैं उनको डिसअपीयर कर दीजिए, अपनी जगह से हटा दीजिए या एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दीजिए। अध्याय का सार है। पहला पॉइंट, व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के विपरीत नियम है, इसे अदृश्य बनाएं, डिसअपीयरेंस। दूसरा पॉइंट है, एक बार आदत बन जाती है तो उसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जिन लोगों के पास अधिक आत्मनियंत्रण रहता है वे झुकाव या आकर्षण वाली स्थितियों में कम ही समय लगाते हैं। झुकाव या आकर्षण को रोकने की बजाय उसकी अनदेखी करना ज़्यादा सरल होता है, तो आप देखिए मत या उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। चौथा पॉइंट है, खराब आदतों को समाप्त करने का सबसे व्यावहारिक तरीका उस संकेत के समक्ष जाना कम करना या उस आदत का कारण है, उस साइन को ही मत देखिए या उन चीज़ों पे ही मत जाइए जो आपको आदत को रिपीट करने में मदद कर रहे हैं। उन संकेतों के पास ही मत जाइए। लास्ट पॉइंट है, आत्मनियंत्रण अल्पावधि रणनीति है, दीर्घावधि नहीं। वही मैंने जो अभी पॉइंट डिस्कस किया था आपके साथ कि ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चार्ट दिया गया है, अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसमें थोड़ा एक साइड लिखा है, पहला नियम कॉलम और दूसरे कॉलम में इसे स्पष्ट बनाएं। पहला नियम है, आदत का स्कोर कार्ड भरें। जो आपका स्कोर कार्ड है आप कुछ बना सकते हैं पेपर पे। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें, अपनी आदतों को नोट डाउन करें ताकि आप उनके प्रति सचेत हों, यानी कि आप अलर्ट हो जाएं कि हाँ ये मेरी आदत है। दूसरा पॉइंट है, क्रिया नोन की मंशा का उपयोग करें। जो आपका माइंड में आपका थॉट्स प्रोसेस है उसका यूज़ करें। जैसे मेरा व्यवहार उस समय और स्थान पर यह होगा, आप उस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे जगह पे किस समय मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आदतों का क्रम बनाएं। आदतों को क्रम वाइज सीक्वल वाइज बनाएं। जैसे वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत बनाऊंगा, जैसे कि इस आदत के बाद मैं ये आदत बनाऊंगा। जैसे ये मेरी आदत कंटिन्यू चल रही है तो उसके बाद कोई अच्छी आदत उसके साथ जोड़ सकते हैं। चौथा पॉइंट है, अपना वातावरण बनाएं, अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। आप लोग अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हों। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं मतलब कि जो चीज़ें आपको प्रेरित कर रही हैं अच्छा काम करने के लिए। वही मैं कह रहा था जो अभी पहले कि आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं या आसपास कुछ ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जो आपको दिख सकें, जो मतलब नज़र में रहे। तो ऐसी चीज़ें आप अपने वातावरण में जोड़ सकते हैं। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, इसे अट्रैक्टिव बनाएं, कुछ चीज़ें जोड़ दें उसके साथ। तीसरा नियम है, इसे सरल बनाएं, ईजी बनाएं। अब जैसे आप सोचेंगे सुबह उठ के मुझे 100 पुशअप करने हैं, तो इससे आपका हर दिन आपको इतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि आप 100 पुशअप्स करने। अगर आपने एक पुशअप रखा है तो आप बहुत ईजीली उसको कर पाएंगे। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। लास्ट में एक मन को एक संतुष्टि का आभास होना चाहिए। अब दूसरा जो चार्ट है वो है, खराब आदत को किस तरह रोकें। तो इसमें भी 2 कॉलम है, पहले नियम का उलट, इसे 2 कॉलम है। पहला कॉलम है, इसे पहले नियम का उलट। जो पहला नियम था इधर दूसरे वाले चार्ट में, तो उसका नियम का उलट है। जैसे आदत का स्कोर कार्ड भरें, यहाँ आपने लिखा था वर्तमान आदतों को लिखें ताकि अपने प्रति सचेत हो सकें। तो इधर ही आपको खराब आदत लिखनी है और उसका स्कोर कार्ड भरना है और उसके प्रति सचेत रहना है। इसे अदृश्य बना दें, इसको पूरा डिसअपीयर कर दीजिए। इसकी ओर ध्यान कम दीजिए। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेतों को हटा दें, वही साइंस हटा दीजिए आप। जो आदतें आपको जो चीज़ें आपको गंदी आदतों की तरफ धकेल रही हैं या उनको एक वो करती हैं, प्रेरित करती हैं, उसको हटा दीजिए। दूसरे नियम का उलट है, इसे अनाकर्षक बना दीजिए, अनअट्रैक्टिव बना दीजिए। उन चीज़ों को बेकार कर दीजिए, मतलब उनको अनाकर्षक कहने का मतलब है कि उनमें कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं दिखनी चाहिए आपको, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लगना चाहिए उस चीज़ में। तीसरा नियम का उलट है, इसे कठिन बना लें, इसको डिफ़िकल्ट कर दीजिए कि
जैसे ही आपको करना पड़े तो आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस चीज़ से आपको सरल आदत को छोड़ने में एक हेल्प मिलेगी। और चौथा नियम है, इसे असंतोषजनक बना दें, एक डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए उस करने के बाद। तो ये था आज का 7वां चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। जो हमारा पहला चार्ट है उसमें से जो पहला पॉइंट है, इसे आकर्षक बनाएं, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल 8वां अध्याय है और इसका शीर्षक है आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं, नेसेसरी, कैसे हम अपनी हैबिट को नेसेसरी बनाएं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।